Hello guys, I welcome you all to my channel Escalade Academy, educating India in a lucid way। मेरा नाम है अमित वर्मा और अभी तक हम पढ़ रहे थे जो यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन में फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चंस आए हुए थे, हम उनको डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम जो है अब नेक्स्ट सीरीज करेंगे और जो अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम अब डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और ये सेट नंबर 3 है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दे रखा है अ 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल हैज नॉर्मल डेप्थ इक्वल टू 1.25 मीटर एंड अ डिस्चार्ज ऑफ 8.75 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द स्लोप ऑफ चैनल कितना क्या होगा, हमें बताना है चैनल का स्लोप कितना होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। 2 मीटर वाइड चैनल दे रखा है एंड नॉर्मल डेप्थ एंड नॉर्मल कितनी दे रखी है 1.25 मीटर एंड डिस्चार्ज कितना दे रखा है, डिस्चार्ज गिवन इज 8.75 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अभी देखिए यहाँ पे जो विड्थ दे रखी है, हमको दे रखी है 2 मीटर और हमें जो डिस्चार्ज दे रखा है 8.75 मीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है 2 मीटर विड्थ का। अब हम निकाल देते हैं डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ। तो अगर हम डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ निकाल देते तो कितना आएगा 8.75 अपॉन 2। ठीक है, तो ये वैल्यू लगभग कितनी आएगी 4.375 मीटर क्यूब पर सेकेंड आपकी वैल्यू ये आ जाएगी जो डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ होगा। ठीक है, अब इसके बाद नॉर्मल डेप्थ हमको दे रखी है। ठीक है, तो अब क्रिटिकल डेप्थ निकाल लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ को कंपेयर करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि स्लोप कौन सी है, क्रिटिकल है, स्टीप है, हॉरिजॉन्टल है, कौन सी है। ठीक है, तो देख लेते हैं YC फॉर्मूला क्या होता है, YC इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी होल टू द पावर 1/3। ठीक है, होल टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे हम Q की वैल्यू रिप्लेस करा दें, 4.375 होल स्क्वायर अपॉन जी कितना दिया हुआ है 9.81, तो ये और होल टू द पावर 1/3। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी YC विल बी इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.25 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं YC और YN आपका सेम है, हेंस तो आपकी जो स्लोप होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा C, दैट इज क्रिटिकल स्लोप। ठीक है, तो YN नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ हमारी इक्वल है, तो यानी कि जो आपकी डेप्थ आएगी, जो चैनल का स्लोप होगा वो आपका क्रिटिकल चैनल का स्लोप होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रेपेजोइडल चैनल एफिशिएंट चैनल सेक्शन द रेशियो ऑफ बेडविड्थ टू द डेप्थ, रेशियो ऑफ बेडविड्थ टू द डेप्थ कितना होगा ये हमको पता करना है। ट्रेपेजोइडल सेक्शन कुछ इस तरीके का सेक्शन होता है हमारा, कुछ इस तरीके का सेक्शन होता है। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रेपेजोइडल सेक्शन और इसके कुछ टर्म्स होते हैं, देख लेते हैं। थीटा फॉर थीटा मोस्ट एफिशिएंट चैनल के लिए थीटा शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड जो आपका स्लोप रहता है ये 1:1/√3 होता है। एरिया आपका होता है √3y² और आपका विड्थ होता है 2/√3 ऑफ y एंड आपका r की वैल्यू होती है y/2। ठीक है, और अब हम देख सकते हैं कि हमें इसमें पूछा गया है रेशियो ऑफ बेडविड्थ टू डेप्थ, यानी कि बेडविड्थ b/y का रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को यूज करें, इस इक्वेशन को, तो कितना आएगा b/y विल बी इक्वल टू 2/√3। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ये लगभग आएगी आपकी 2/√3। अगर 2/√3 को आप सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी अबाउट 1.155। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये वैल्यू आपकी 1.155 आएगी। अगला देखते हैं। For a trapezoidal channel section to be most economical, the hydraulic radius must be equal to, hydraulic radius R कितना होना चाहिए trapezoidal section के लिए। तो अगर आपका सेक्शन ट्रेपेजोइडल है तो हाइड्रोलिक रेडियस, अलग अलग सेक्शंस के हम पहले देख लेते हैं। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो इसके लिए भी हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू y/2 होना चाहिए, और अगर आपका ट्रेपेजोइडल चैनल है तो इसके लिए आपका y/2 होना चाहिए, और अगर आपका ट्रायंगुलर सेक्शन है तो ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए y/2√2 आपकी वैल्यू होनी चाहिए फॉर हाइड्रोलिक रेडियस।
ठीक है। तो हाइड्रोलिक रेडियस हमें पूछा है ट्रेपेजोइडल चैनल का, तो हमने बताया ट्रेपेजोइडल चैनल में कितना होना चाहिए, y/2। हेंस करेक्ट आंसर विल बी बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। The horsepower transmitted through a pipe is maximum when the ratio of loss of head due to friction and total head supplied is कितना है, ठीक है। तो यानी कि हॉर्स पावर ट्रांसमिटेड पाइप से जो हॉर्स पावर ट्रांसमिट हो रही है वो मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द लॉस रेशियो लॉस ऑफ हेड का ड्यू टू फ्रिक्शन एंड टोटल हेड कितना होना चाहिए। तो ये आपकी वैल्यू होती है 1/2। जब आपकी वैल्यू होगा तो हॉर्स पावर जो है उस पाइप से मैक्सिमम ट्रांसमिट होगा। अगला देखते हैं। फॉर अ शूटिंग फ्लो द फ्लॉयड नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। शूटिंग फ्लो क्या होती है, अगर वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, जो स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है वो एक्सीड कर जा रही है वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन से, तो क्या होगा, जो डिस्टर्बेंसेस होंगे, जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं स्ट्रीम में, जैसे कि अगर ये आपका फ्लो हो रहा है और यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, इस डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये वाटर ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, अपस्ट्रीम नहीं जा पाएगी, अपस्ट्रीम हो गया और ये आपका डाउनस्ट्रीम हो गया। और अगर कुछ भी आपका छोटा सा डिस्टर्बेंस हो गया तो ये आपका ऊपर नहीं जाएगा। तो ये चीज कहलाती है आपकी, एंड दैट इज जो डाउनस्ट्रीम बिहेवियर है ये अपस्ट्रीम को भी चेंज कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो याद रखना शूटिंग फ्लो के लिए फ्लॉयड नंबर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। अगला देखते हैं। अगर डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड दे रखी है 0.5 पॉइंट दे रखा है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 दे रखी है, देन द काइनेमैटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इन स्टोक्स कितना होगा। काइनेमैटिक विस्कोसिटी कितनी होगी देख लेते हैं। तो अगर हमको म्यू दे रखा है 0.5 पॉइंट का, ठीक है, और आपको ये वैल्यू अगर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में लें तो कितना आएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आप और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 0.5 आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। तो अगर हमको क्या निकालना है, काइनेमैटिक विस्कोसिटी म्यू निकालना है कितना होगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 0.5 एंड दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे कितना आएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल बी हाउ मच, इट विल बी 0.5 into 1000 and this will be equal to 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। तो यानी कि जो काइनेमैटिक विस्कोसिटी म्यू हो गई, दिस विल बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, म्यू अपॉन रो, और ये कितना आएगा, म्यू हमें ऑलरेडी दे रखा है 0.5 into 10 to the power -1 अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी दे रखी है 500, तो अपॉन 500 कर दोगे तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, इट विल कम एज 10 to the power -4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और या तो हम इसे एक स्ट्रोक भी कह सकते हैं और 1 स्ट्रोक, ठीक है। तो हमें स्ट्रोक में पूछा गया है, हेंस करेक्ट आंसर विल बी सी। सॉरी गाइस, इसमें ऑलरेडी पहले से मार्क है तो कोई बात नहीं, हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है, आप इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑलवेज coincides with the center of gravity? No. Coincides with the centroid of the volume of fluid displaced? Yes. यानी कि जो आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है जहाँ पर बॉयंट फोर्स एक्ट करती है वो हमेशा जो है कोइंसाइड करेगा जितना वो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर ये आपका वाटर का, ये वाटर से फिलअप ग्लास है और इसमें हमने कोई चीज डाली हुई है जो इसमें बॉन्ड डूब रही है, ठीक है, ऊपर पार्शली फ्लोट कर रही है, तो क्या होगा, इसकी वेट की वजह से यहाँ पर इसके सेंट्रॉइड पे एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। और दिस अपवर्ड फोर्स जो एक्ट करेगा ये आपका कहलाता है बॉयंट फोर्स, ठीक है। दिस इज द बॉयंट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग। तो ये हम हमेशा ऊपर क्यों लगेगा बॉयंट फोर्स, इतना हमको पता है। और जितना ये हिस्सा बॉडी का, ये जो हिस्सा नीचे वाला बॉडी का पार्ट है, ये जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहाँ पे अगर जब ब्लॉक नहीं था तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, पानी का वॉल्यूम होगा, तो यानी कि जितना पानी का वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, उसका यहाँ जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया उसका जो सेंट्रॉइड होगा उस पे ही ये बॉयंट फोर्स कोइंसाइड करेगा, ठीक है। हेंस करेक्ट आंसर विल बी ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। When the velocity distribution is uniform over the cross section, the momentum correction factor। अब अगर मान लीजिए पानी फ्लो हो रहा है
और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द चैनल, अगर ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द चैनल आपका क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, दैट इज यूनिफॉर्म, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, दिस इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो अगर ये कांस्टेंट है पूरी चैनल पे तो आपका जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होगा दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। हेंस बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द मेजर लॉस ऑफ एनर्जी इन लॉन्ग पाइप इज ड्यू टू, क्योंकि हमें पता है लॉन्ग पाइप है और पाइप और पानी के बीच में फ्रिक्शन, ज़्यादा फ्रिक्शन हो गई होगा, तो ये जो लॉन्ग पाइप है तो इस केस में आपका सबसे जो अधिक मेजर लॉस होता है वाटर का, ये फ्रिक्शनल लॉस होता है। हेंस इसका डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब सडन एनलार्जमेंट, लॉन्ग पाइप में सडन एनलार्जमेंट भी होगा, लेकिन क्योंकि वो लॉन्ग पाइप है, एक साथ फ्लो हो रहा है पानी उसमें, एक साथ लंबे समय तक बह रहा है, तो उसमें ना ही कोई कॉन्ट्रैक्शन है ना ही कोई एनलार्जमेंट है, तो जाहिर सी बात है तो जो मेजर लॉस होगा वो आपका हमेशा फ्रिक्शन के कारण ही होगा, और फ्रिक्शन को घर्षण भी कहते हैं हिंदी में। अगला देखते हैं, द डिस्चार्ज ओवर ब्रॉड क्रेस्टेड वियर इज मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो, हमेशा ब्रॉड क्रेस्टेड वियर में जब भी मैक्सिमम फ्लो तब होगा जब डेप्थ ऑफ फ्लो इज हाउ मच इज इक्वल टू 2/3 ऑफ h, यानी कि ये आप याद कर लेना, ये एसएससी जेईई में और जितने भी आपके जूनियर लेवल के एग्जाम्स होते हैं और असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स, उन सब में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्रॉड क्रेस्टेड वियर के लिए मैक्सिमम डेप्थ होने के लिए, ब्रॉड क्रेस्टेड वियर में मैक्सिमम डेप्थ होने के लिए फ्लो का जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फ्लो कब होगा, मैक्सिमम फ्लो कब होगा जब डेप्थ ऑफ फ्लो इज 2/3 ऑफ h, ठीक है। यानी कि सिंपल सा फंडा है, ब्रॉड क्रेस्टेड वियर में अधिकतम डिस्चार्ज कब होगा जब डेप्थ ऑफ फ्लो कितना है 2/3 ऑफ h, ठीक है। अगला देखते हैं, फॉर लैमिनार फ्लो इन अ सर्कुलर पाइप द डार्सी-वेईसबाक फ्रिक्शन फैक्टर F इज इक्वल टू, अगर लैमिनार फ्लो है, ठीक है, अगर आपका लैमिनार फ्लो है तो इस केस में आपका आएगा 64/RE, ठीक है। और अगर आपका टर्बुलेंट फ्लो दे दिया, पहला लैमिनार है और अगर आपको टर्बुलेंट फ्लो दे दिया तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए आपका हमें पता है फॉर टर्बुलेंट फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर इज ऑलवेज मोर देन 4000 और लैमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000, ठीक है। तो दिस फॉर दिस टर्बुलेंट फ्लो F इज इक्वल टू 0.316 अपॉन रेनॉल्ड्स टू द पावर RE टू द पावर 1/4 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, the energy correction factor alpha must be included in the kinetic energy form u square upon 2g of Bernoulli's equation if the flow is, अगर फ्लो आपका अनस्टेडी होगा, ठीक है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, तभी उसको हम इंक्लूड करेंगे अल्फा को इसमें, ठीक है। यानी कि अल्फा मस्ट बी इंक्लूडेड इन द एनर्जी टर्म u square upon 2g of Bernoulli's theorem if it is equal to, अगर अनस्टेडी फ्लो है तभी हम उसको इंक्लूड करेंगे वरना हम नहीं करेंगे, ठीक है। हेंस करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि हमेशा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में ही हम अल्फा का इस्तेमाल करते हैं काइनेटिक एनर्जी टर्म के साथ, तो यहाँ पर अनस्टेडी फ्लो में ही हम अल्फा को इंक्लूड करेंगे। अगला देखते हैं, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ होल इन द बॉटम ऑफ अ वॉश बेसिन इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि अगर कोई वॉश बेसिन है तो यहाँ पर पानी फ्लो होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो पानी आया, इस तरीके से पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ, ये जो पानी इस बेसिन के थ्रू नीचे जाता है पाइप के थ्रू, तो यहाँ पर किस तरीके का फ्लो होगा, तो ये जो फ्लो होता है दिस इज फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, ठीक है। ये आपका फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है। तो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है तो इसमें क्या होगा कि जब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगी, फ्रीली फ्लो हो रहा है, यानी कि कोई भी इसमें एक्सटर्नल टॉर्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। नो एक्सटर्नल टॉर्क इज रिक्वायर्ड इफ फ्लूइड मास इज रोटेटिंग अलोंग विद द स्ट्रीम लाइन, ठीक है। अगर फ्लूइड मास रोटेट कर रहा है अलोंग विद द स्ट्रीम लाइन विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर एक्सिस, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर फ्लूइड मास रोटेट कर रहा है और अपने आप भी रोटेट कर रहा है, तो वो एग्जाम्पल होता है वॉर्टेक्स फ्लो का, ठीक है। तो गाइस करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी फ्री वॉर्टेक्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द माइनर लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू, सडन कॉन्ट्रैक्शन में माइनर लॉस क्या होगा, माइनर लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, ये देख लेते हैं।
जो आपका सडन कॉन्ट्रैक्शन में माइनर लॉस इज ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर सडन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो पानी का एक्सपैंड हो रहा है, यानी कि अगर सडन कॉन्ट्रैक्शन है कुछ इस तरीके से पानी का कॉन्ट्रैक्शन या पाइप का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पानी यहाँ पे इस तरीके से बह रहा है। अब ये जो सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ पानी का फ्लो में, ठीक है, तो ये आपका हुआ, ये चीज कहलाता है एक्सपेंशन ऑफ फ्लो अंडर सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब ये पानी यहाँ पे एकदम से एक्सपैंड हो गया, तो हेंस डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि माइनर लॉस सडन कॉन्ट्रैक्शन में किसके कारण होता है, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ फ्लो अंडर सडन कॉन्ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A submerged weir is one in which the water level on the downstream side of the weir is above the crest level। ये यानी सबमर्ज्ड weir कौन सा weir होता है, ऐसा weir या सबमर्ज्ड weir कह सकते हैं, या फिर इसको ड्राउन्ड weir भी कहा जाता है कभी कभी, ठीक है। इट इज इसको हम कभी भी DROWNED ड्राउन्ड weir भी कहते हैं कभी कभी। और कभी क्वेश्चन में दे रखा है कि ड्राउन्ड weir क्या होता है, तो आप उसको कंफ्यूज मत होना, वो एक सबमर्ज्ड weir का ही एग्जाम्पल होता है। और जब वाटर लेवल ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड, वाटर लेवल डाउनस्ट्रीम साइड पे जो ऑफ द weir इज जस्ट अबव द क्रेस्ट लेवल डाउनस्ट्रीम साइड पे जब क्रेस्ट लेवल के ऊपर आपका वाटर लेवल है, तो उस समय क्या होता है, वो कंडीशन कहलाती है सबमर्ज्ड weir की। हेंस राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। If the diameter of the capillary tube is doubled, the capillary rise पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, HC is equal to 4 sigma cos theta upon rho GD upon rho GD, ठीक है, 4 sigma cos theta upon rho GD, तो हमें पता है HC2 upon HC1 will be equal to how much, will be equal to D1 upon D2, ठीक है, D1 upon D2 हो गया। तो अब हमें D2 वैल्यू दे रखी है, T upon 2D दे रखी है, हेंस HC2 will be equal to 1/2 of HC1, ठीक है, हेंस करेक्ट, यानी कि क्या होगा, वैल्यू हाफ हो जाएगी। हेंस करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। बर्नौलीज थ्योरम डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौलीज थ्योरम हमेशा डील करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड। अगला देखते हैं। ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन विद द मोस्ट इकोनॉमिकल विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन द ईच साइड ऑफ द स्लोपिंग साइड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी कि ट्रायंगुलर सेक्शन सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल तब होगा जब जो आपकी साइड्स हैं, ये साइड जो एंगल बना रही हैं, दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, तब आपका जो है ट्रायंगुलर सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्चार्ज इन ओपन चैनल इज जनरली मेजर्ड बाय। ओपन चैनल में डिस्चार्ज हम जनरली वेंचुरी मीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर सीरीज, और आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसका हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए। सो गाइस प्लीज इसको हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। Thank you guys for watching this video. Thank you. Thanks a lot.